गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़ा सा बदलाव है। उस बदलाव को देखने के लिए आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और अगर स्किप करके आप देखना चाहेंगे लास्ट में हम देख लेते हैं क्या है ऐसा, तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बदलाव क्या है ये देखने के लिए आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के किस अधिनियम के प्रावधान को रद्द कर दिया? इसका आंसर है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम। तो बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी होती है जो खरीदता कोई और है और नाम किसी और की होती है। इस तरह की संपत्ति के वास्तविक मालिक का नाम छिपाया जाता है। जैसे कई लोग अपनी कमाई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किसी रिश्तेदार, पत्नी, बच्चों के नाम कर देते हैं। आय का वास्तविक छिपाने के लिए ऐसा किया जाता है। संपत्ति जिनके नाम पर की जाती है उसे बेनामदार कहते हैं। बेनामी इसलिए होती है क्योंकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने पर भुगतान के रूप में कोई वैध दस्तावेज नहीं पेश किया जाता। इस तरह के मामलों में कार्यवाही होने पर बेनामी लेन देन से जुड़े दोनों पक्षों को जिम्मेदार बताया जाता है। बेनामी संपत्ति कई तरह की हो सकती है। यह मकान के रूप में भी हो सकती है और गहनों के रूप में भी हो सकती है। और 1988 के बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम में बेनामी लेन देन में लिप्त लोगों के लिए अधिकतम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति CT रविकुमार और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इस प्रावधान को मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3B को असंवैधानिक घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 का संशोधित कानून केवल भावी रूप से लागू होगा, न कि पूर्वव्यापी रूप से। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर आया है। और बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम यह 5 सितंबर 1988 को लागू हुआ और कुछ प्रकार के वित्तीय लेन देन को प्रतिबंधित करता है। यह एक बेनामी लेन देन को एक ऐसे लेन देन के रूप में परिभाषित करता है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए हस्तांतरित की जाती है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास के रूप में इसे 2016 में संशोधित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक जल के गर्म होने के कारण ग्रीनलैंड में किसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है? आंसर है घोंघा मछली। इसके बारे में देखते हैं। घोंघा मछली आर्कटिक के बर्फीले पानी में जीवित रह सकती है
क्योंकि इसके रक्त में एंटीफ्रीज प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये एंटीफ्रीज प्रोटीन बर्फ के क्रिस्टल को इसकी कोशिकाओं में जमा होने से रोकते हैं। शोधकर्ताओं ने घोंघा मछली के बायोफ्लोरेसेंट गुणों की जांच के दौरान एंटीफ्रीज प्रोटीन की खोज की। आर्कटिक क्षेत्र में लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण आर्कटिक की मछलियों में बायोफ्लोरेसेंस शायद ही कभी पाया जाता है। एकमात्र ध्रुवीय मछली जिसे बायोफ्लोरेसेंस प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है और वह है घोंघा मछली। नीले प्रकाश को हरे, लाल या पीले प्रकाश में बदलने की जीव की क्षमता को बायोफ्लोरेसेंस के रूप में जाना जाता है। यदि आर्कटिक समुद्री बर्फ में गिरावट इसी तरह से जारी रही तो अगले 3 दशकों के भीतर आर्कटिक महासागर गर्मियों के दौरान ज्यादातर बर्फ से मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रात की सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है लखनऊ। यह लखनऊ में शुरू की जाएगी। कुकरैल वन क्षेत्र में भारत का पहला रात का चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। राज्य की राजधानी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पर एक नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में 13 डे सफारी यानी कि दिन की सफारी है लेकिन रात की सफारी नहीं है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार 2027.46 हेक्टेयर में फैले कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में रात की सफारी की स्थापना की जाएगी। जूलॉजिकल पार्क 150 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। सरकार की योजना है 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी और 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की है। जानवरों को पिंजरों में नहीं रखा जाएगा बल्कि वो जंगल की तरह वहां पे खुलेआम घूम सकेंगे जैसे कि वह जंगल में घूमते हैं। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। www का आविष्कार 12 मार्च 1989 में हुआ था जिसे ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम वर्सन ली ने बनाया। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम वर्सन ली ने किया था और उन्होंने 1989 में जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान CERN में कार्यरत रहते हुए किया था, जिसको 3 वर्ष बाद 1991 में अनुसंधान के बाहर अलग इंस्टीट्यूट के लिए सेवा में उतार दिया। फिर जब वेबसाइटें प्रचलन में आई तो 1993 से 1994 में पूरी तरह उपयोग में आने लगा। टिम बर्नर्स-ली एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर भी तैयार किया। 1999 में रॉबर्ट कैलियो के साथ उन्होंने
हाइपर टेक्स्ट प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा गया। अगला प्रश्न है, 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 22 से 26 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भोपाल। यह भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के रविंद्र भवन में 12वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी कर रही है। यह भारत का अपनी तरह का पहला फिल्म समारोह है जहां लोकप्रिय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर वृत्तचित्र या कहें तो डॉक्यूमेंट्री और लघु फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। यह पहली बार है कि जब यह उत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को क्रमशः गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर और ब्रॉन्ज बीवर से सम्मानित किया जाएगा। यह ब्रह्मांड की बेहतर सार्वजनिक समझ विकसित करने के लिए फिल्म निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के साथ बातचीत करने का एक मंच है। यह आयोजन नागरिक विज्ञान और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और विज्ञान फिल्मों की सराहना को बढ़ावा देगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी विज्ञान प्रसार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र किसको समर्पित किया? तो इसका आंसर है राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसके बारे में देखते हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन किया। यह 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 133 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। अमृता हॉस्पिटल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसकी स्थापना माता अमृतानंदमयी अम्मा ने की थी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब के मुल्लानपुर में 50 एकड़ के क्षेत्र में 660 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा बनाया गया है। यह उत्तर भारत के लोगों को किफायती कैंसर उपचार सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ईरान। भारत और ईरान ने 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पत्तन पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके ईरानी समकक्ष रोस्तम घासेमी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सोनोवाल चाबहार बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इसे कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 5 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने
सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड के रांची में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दही हांडी को राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र में प्रो दही हांडी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता दी जाएगी। गोविंदाओं को खेल श्रेणी के तहत नौकरी मिलेगी। दही हांडी का अर्थ मिट्टी के बर्तन में दही है और यह राज्य में जन्माष्टमी से जुड़ा एक लोकप्रिय आयोजन है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? आंसर है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने मिथिला मखानों को भौगोलिक टैग से सम्मानित किया। इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस निर्णय से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। एक बार किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाने के बाद कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से समान वस्तु नहीं बेच सकती है। यह 10 साल की अवधि के लिए वैध रहता है, यानी 10 साल के लिए वैलिड रहता है। 5 प्रश्न जो कि साइंस से है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आंसर है हिरण। क्वेश्चन सेकंड है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है विद्युत। और अगला है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। 5 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। पहला है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आंसर है 58.9%। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? इसका आंसर है 17.5%। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वह भारत है। हमारा भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। और 5 प्रश्न है जियोग्राफी का जो हम देख लेते हैं।
पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह इसका आंसर है 7वां। भारत के किस स्थान को सफेद पानी कहते हैं? तो वह है सियाचिन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर है दूसरा। भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। कर्क रेखा भारत के जितने राज्यों से होकर जाती है उनकी संख्या है 8। 8 राज्यों से होकर जाती है। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।